यहाँ पे रिक्वायरमेंट ये है कि CFO ऑफ एसएल, सही है जी, मिस्टर कबीर हैज आस्क्ड यू टू प्रिपेयर द कैलकुलेशंस फॉर द प्रॉफिट बिफोर टैक्स अमाउंट. This will allow him to evaluate the performance of the entity based on that parameter. अब आपने यहाँ पे लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज कैलकुलेट करने हैं और अपने कमेंट्स भी प्रोवाइड करने हैं. यानी दिस क्वेश्चन इज द सम ऑफ कैश फ्लो एंड द रेशियोज. तो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम आप मुझे इस पे P&L बना के दें. सही जी, सोचने का अमल दखल इसमें बहुत होगा. इसमें अगर मैं आपको ये कहता ना कि आप लोग मुझे बना के दें कैश फ्लो फ्रॉम इनडायरेक्ट मेथड, तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए होता? प्रॉफिट बिफोर टैक्स. दैट्स व्हाई यू आर डूइंग दिस. सही है ना? तो पहले प्रॉफिट बिफोर टैक्स तक पहुंचे. आपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से बेसिकली बनाना P&L है और आपने आइडेंटिफाई करना है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ताकि आप कैश फ्लो बना पाएं यूजिंग कौन सा मेथड? इनडायरेक्ट मेथड. डायरेक्ट से तो दिया हुआ उसने, सही है ना? गेम ये, यस. और उसमें यू नीड टू असेस द परफॉर्मेंस एज वेल एंड द लिक्विडिटी ऑफ द कंपनी. हाँ, पहले ये सही करें. हम अगर सेल्स पे काम करें तो हमने बना लिया यहाँ पे टी अकाउंट, ट्रेड रिसीवेबल का. बहुत फोकस होके देखना भाई इधर. मैंने कहा मेरा जो ट्रेड रिसीवेबल है ओपनिंग 2022 का, ये 95% है. पहले तो मैंने किया इसको ग्रॉसअप. कितने लोगों से ये मिस हुआ था? ट्रेड रिसीवेबल ग्रॉसअप करना था आपने. जल्दी बताओ कितने लोगों से ये मिस हुआ था? जल्दी से. हुआ था? ट्रेड रिसीवेबल नेट दिया हुआ, नेट ऑफ प्रोविजन. सही जी, आपने यहाँ पे ग्रॉसअप रखना होता है. वो तो एस्टिमेट है ना, एक्चुअल रिसीवेबल तो ये होगा आपके पास. चलें, गुड. फिर हमने कहा कि इसको डिवाइड कर दिया हमने 95% से. वी हैव गॉट एक्चुअल रिसीवेबल्स. दिस इज आवर एक्चुअल रिसीवेबल. हमने कहा कि भाई कैश रिसीव्ड हमारे पास दिया हुआ है सवाल के अंदर. मैं सवाल में गया तो हमने कहा कि भाई कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर आ रहा है 8.5 मिलियन. मैंने यहाँ पे साइड में लिख दिया भाई 8.5 मिलियन. बट इन दिस वो कह रहा है कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर रिप्रेजेंट कैश रिसीव्ड एट एन एडवांस. तो भाई अगर एज एन एडवांस मुझे मिला है तो वो लायबिलिटी है मेरी, ना कि यहाँ पे नॉक ऑफ होगा. तो उसको यहाँ से हटा दूंगा क्योंकि इस अकाउंट में वो पार्क नहीं हुआ होगा. तो हमने कहा कि भाई मैं 5 लाख रुपए यहाँ से इसलिए हटाऊंगा क्योंकि ये क्रेडिट कस्टमर्स से रिसीव्ड नहीं है. फिर हमने कहा बकाया कैश कस्टमर्स ने भी पैसे दिए हैं. तो आपके पास कैश रिसीव फ्रॉम कैश कस्टमर्स कितना है? 350. ऐसा ही है. तो हमने कहा कि भाई एंड द कैश रिसीव फ्रॉम द क्रेडिट कस्टमर अमाउंटिंग टू बी 7650. तो हमने कहा भाई ये आ गया 350, ये माइनस कर दिया. मैंने सिंपल 8.5 मिलियन में से माइनस कर दिए 5 लाख रुपए और माइनस कर दिए 350. तो ये अमाउंट आ गई 4.5 मिलियन की. ऐसा ही है? ऐसा ही चेक कर लेते हैं भाई. एक जीरो ज़्यादा लगा दिया था. 7650. सही जी. हमने कहा कि भाई जब ये पता लगा तो मुझे मिल गई क्रेडिट सेल्स, और शुक्र है इसमें कोई राइट ऑफ नहीं है, वरना वो भी एडजस्ट होता है यहाँ पे. ये आ गई 11650,000. ये आ गई हमारी क्रेडिट सेल्स फॉर द ईयर. इसके अंदर मैं ऐड कर दूं कैश सेल्स फॉर द ईयर. वो कितनी है? 3,50,000. जब आपने इसमें इसको ऐड किया तो आपके पास ये आ गई है सेल्स फॉर द ईयर.
12 मिलियन की, बस गॉसिप करना था। यानी कुलसुम की 12 मिलियन आ चुकी थी, सही है जी। और कोई बच्चा है यहाँ पे 4.2 मिलियन, एक और की 12 मिलियन आई थी, जैन की आई थी। बाकी 4.2 मिलियन, 4 मिलियन वाले गलत हैं, सही जी। अब देखें, आपने अगर रट्टा लगाया वो चीज़ों का तो आप फंस जाएंगे ऐसे सवालात में। कॉन्सेप्चुअली आपने चलना है, और ये मैंने अपने कैश फ्लो के हर एक लेक्चर में कवर करवाया है कि सेल्स निकल रही है, कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स, ये सारी चीज़ें। मैं आपको बताऊं कॉस्ट ऑफ सेल्स कैसे निकलेगी। 12 मिलियन को आप मल्टीप्लाई कर दें 85% से, लंबी करने की ज़रूरत ही नहीं है। 12 मिलियन को आप मल्टीप्लाई कर दें 85% से। क्यों किया मैंने ऐसा? क्योंकि वो कह रहा है 15% का मार्जिन है, तो 15% का प्रॉफिट है तो 85% की कॉस्ट होगी। तो अगर आपने रेशियोज को अच्छे से समझा होता, रेशियोज को अच्छे से परखा होता, तो आपको बात समझ आती। कैन ईच एंड एवरी सेल दिस कंपनी इज अर्निंग 15%, दैट मीन्स दैट कॉस्ट इज 85%। गेम समझ आई? मगर डी अकाउंट से 11 मिलियन आती है। डी अकाउंट से बेटा आ ही नहीं सकती 11 मिलियन, क्योंकि आपने डी अकाउंट गलत बनाया है। इसमें भाई के गेम्स अलग हैं। अभी तो तुम लोगों ने ऑडिट और FAR 2 नहीं देखा है बाबू। इंशाल्लाह। वाह भाई हारिस, तुम प्रॉफिट पे पहुंच गए यार। आई बिलीव के प्रॉफिट हो सकता है इसका। हाँ 10 मिलियन है ना, तो 15% का मार्जिन अगर मैं देखूं तो 1.8 मिलियन बनता है GP। हारिस, अगर तुम कह रहे हो कि तुम्हारा प्रॉफिट आ चुका है तो यू शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग कैश फ्लो फ्रॉम इनडायरेक्ट मेथड। अब देखो, इस नौयत का भी सवाल नहीं आया हुआ तुम्हारे पास। ऑल्दो वो बोले कि तुम्हें भाई यहाँ से वहाँ जाना, तो कॉन्सेप्ट ही टेस्ट कर रहा है ना एग्जामिनर, कि क्या इनको पता है कि इनमें से सेल्स कैसे निकलती है, इसमें से बाकी सारी चीज़ें कैसे निकलती हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो मैं अपनी फॉर्म में भी प्रैक्टिकली लिंक करके चल जाता हूँ, ताकि गलती डिटेक्ट हो जाए। यानी कैश फ्लो बना हुआ होता है ना, मैं वर्क बैक करके फिगर निकालता हूँ। जब वर्क बैक करके फिगर निकालता हूँ तो वो गलत भी निकलती है बाजों का, तो मुझे पता लग जाता है कि कैश फ्लो सही नहीं बना हुआ या प्रॉफिट में मसला है। तो दीज आर कॉल्ड एनालिसिस, एनालिटिकल प्रोसीजर्स। सही है, तो उसको आप करें जल्दी से। ऑडिट वाले बिल्कुल, यस ऐसा ही है मरियम। हाँ जी, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस निकाले किसी ने? अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, बता दो यार। अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस निकाले तुम लोगों ने?
ईमान कह रही है 995। अच्छा, अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के लिए आपके पास पेबल जो दिया हुआ है, देखो अब पहले कहानी समझते हैं, आ जाओ। आपको यहां पे क्या फिगर दी हुई है? कैश पेड टू सप्लायर एंड अदर्स। अगेन ये पेमेंट किसको हो रही है? सप्लायर्स को, आपके एम्प्लॉयज को, वेंडर्स को, जिससे आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल की सबकी यहां से पेमेंट हो रही है। पर आपको यहां पर जो अकाउंट दिए हुए नीचे, वो ट्रेड पेबल का अलग दिया हुआ है और अदर पेबल का, दोनों की पेमेंट एक साथ दी हुई है। इस बात को समझें, फिर से परखें, देखें। अगेन मैं कह रहा हूं यहां पे आपको कैश पेड टू अदर्स नहीं दिया हुआ। कैश पेड टू अदर्स का मतलब है, मैंने आपको, आप कैश फ्लो अगर रिकॉल करें, मैंने आपको सिखाया था कि अदर एक्सपेंसेस के अंदर आपकी इलेक्ट्रिसिटी के बिल आते हैं, ऐसा ही है, सैलरी आती है और अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो आपके आ रहे होते हैं। मैं कह रहा हूं कि उसने सप्लायर की पेमेंट के साथ मिला के दिया हुआ है। तो ये पेमेंट्स आपके क्रेडिटर्स की भी है और एक्सपेंसेस की भी है। अगेन ये पेमेंट कितनी चीजों की है? पहला सप्लायर और दूसरा एक्सपेंसेस की। तो अब मुसीबत यह है कि जब पेमेंट दोनों की है तो इसका अकाउंट कंबाइन बनेगा, ऐसा ही है ना? आप सुकून से समझें। मैंने कहा कि सर अगर मैं यहां पे ये पेमेंट रखूं तो मैंने कहा इतनी पेमेंट हुई होगी, इतनी पेमेंट हुई होगी, प्लीज सुनिएगा, पर इतनी पेमेंट हुई होगी आउट ऑफ दिस एंड दिस पेबल। इसको अगेन से एब्जॉर्ब करें। अगेन मैं कह रहा हूं कि भाई ये दोनों का अकाउंट मैंने एक साथ बना दिया है, ये दोनों का अकाउंट मैंने एक साथ बना दिया है 5.5 मिलियन का। मैं कह रहा हूं कि भाई आपकी, अच्छा देखो, ट्रेड पेबल से किसकी पेमेंट होगी? सप्लायर्स की, और अदर्स में से अदर्स की। एक्सपेंस किसका निकालना है? अदर्स का, सही है। अच्छा मैं इसको थोड़ा सा और आसान करता हूं तुम लोगों के लिए। मैंने कहा अभी इसको भूल जाओ, यहां पे एक डमी अकाउंट बनाते हैं तुम लोगों के लिए ताकि तुम्हें रिकॉल हो चीजें। अभी अभी उसको भी एडजस्ट करेंगे, उसको भी एडजस्ट करेंगे। इधर देखो, मैंने कहा मैं यहां पे बनाता हूं ट्रेड पेबल। आप याद करें यहां पे जो ट्रेड पेबल है, यहां पे जो अमाउंट आती थी वो किसके रिलेटेड आती है? क्रेडिट परचेजेस के तहत, ऐसा ही है। अच्छा जब मैं परचेजेस फॉर द ईयर करूंगा उससे ही अकाउंट क्या होगा? इंक्रीज होगा, यानी उसकी एंट्री क्या बनी होगी? परचेजेस या इन्वेंट्री डेबिट और ट्रेड पेबल क्रेडिट। ये यहां पे आ गया। यहां पे बचता था मेरा क्लोजिंग और यहां पे आता था कैश पेड। मेरा आपका कहने का मकसद ये है कि अगर आप ये कैश पेड रख के परचेजेस निकालते थे तो दिस परचेज इज नॉट अ एक्सपेंस, दिस इज एसेट, जो कि कहां जाता है? इन्वेंट्री के अकाउंट में। ऑनलाइन वालों आप सब पहले बताओ, ये बात समझ आ रही है? ये कहां जाता है? इन्वेंट्री के अकाउंट में। इन्वेंट्री के अकाउंट से जो सीओजीएस निकलती है वो एक्सपेंस होता है। यानी हम सब कंक्लूड कर लेते हैं कि इन्वेंट्री का परचेज करना उधार के ऊपर इज नॉट माई एक्सपेंस, दैट इज माई एसेट। और कैश फ्लो की जब मैं क्लासेस करवा रहा था तो एक एक एंट्री का मतलब भी समझा रहा था कि भाई जब आपने उधार पे माल खरीदा, दैट इज नॉट योर एक्सपेंस, दैट इज योर एसेट। व्हेन इट विल बी टर्न्ड इनटू एक्सपेंस? व्हेन गुड्स आर सोल्ड, सीओजीएस। चलें जी, अब मैंने कहा कि सर मेरे पास एक और शक्ति भी है और वो शक्ति है सर इन्वेंट्री अकाउंट की। मुझे जल्दी बताएं आप कि ओपनिंग इन्वेंट्री आपकी कितनी है? 3.5। और क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी है भाई? 5.4 की इन्वेंट्री है क्लोजिंग, सही है जी। अब आप बात समझिएगा, मुझे सीओजीएस भी पता लग चुकी है। मुझे क्या मिल गई? परचेजेस, सही है, परचेजेस मिल गई। अब आप गेम समझें भाई का, सिर्फ इधर परचेजेस मिल गई। मैंने कहा ओपनिंग कितना है?
ट्रेड पेएबल का 5 मिलियन, क्लोजिंग कितना है? आपने कहा सर क्लोजिंग है ट्रेड पेएबल का 13.5 मिलियन। अच्छा भाई प्लीज सुनिएगा, मैंने कहा परचेजेस मुझे मिल गई है, ये रही, यहां से निकाली थी, ये क्या था भाई? मैंने कहा ना इतना माल बिक गया, इतना पावर, इतना खरीदा होगा, इतना खरीदा होगा, और इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन सारा क्रेडिट पे खरीदा है, ये परचेज आ गया। अब ये क्या आ गया? कैश पेड टू सप्लायर्स। अच्छा कैश पेड टू सप्लायर्स आ गया आपके पास कितना जी? 3.6 मिलियन, ये हमने लिख दिया बैलेंसिंग फिगर। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ प्लीज 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 फोकस के साथ, इस टोटल पेमेंट में सप्लायर की कितनी है? 3.6। अलग हो गई, अलग हो गई। चलें जी, हमने कहा कि भाई चले आ जाए, अब हम ट्रेड एंड अदर पेएबल को हटा के सिर्फ क्या कर देंगे? अदर पेएबल, ऐसा ही है ना? और अदर पेएबल का पेएबल ले लेंगे कितना? 5 लाख रुपए। चलें जी, तो हमने कहा यहां पे हम बनाते हैं आपके लिए कैश पेड टू सप्लायर एंड अदर्स। जल्दी बताओ टोटलिटी में कितना था? 4 इसमें से लेस कर दो कैश पेड टू सप्लायर्स, क्योंकि कैश पेड टू सप्लायर एक्सपेंस के अगेंस्ट में नहीं होता, एसेट के अगेंस्ट में होता है। तो आपने इसमें से वो हटा दिया, तो वो अमाउंट कितनी थी भाई? 3.6 मिलियन। मजीद इस सवाल में वो कह रहा है, नीचे देखें रिक्वायरमेंट में, कि आपको ये कह रहा है पेमेंट मेड टू सप्लायर एंड अदर्स इंक्लूड अ प्री पेमेंट, यानी वो लायबिलिटी अकाउंट नहीं है, एसेट अकाउंट है। तो उसने प्री पेमेंट के नाम पे कितने पे किए हैं? प्री पेमेंट फॉर रेंटल कितना? 1 लाख रुपए। अच्छा क्या मैं कह सकता हूं कि ये जो पेमेंट की है उधार वाली की है, तो ये इस अकाउंट में आने के लायक है? यस सर, कैश ये आ गया। ये 1 लाख रुपए माइनस करने की वापस लॉजिक बताता हूं। ये 1 लाख रुपए इसलिए माइनस किए क्योंकि इस 1 लाख रुपए की एंट्री क्या बनी होगी? प्रीपेड डेबिट, कैश क्रेडिट। तो वो प्रीपेड अकाउंट से पर्टेन करता है या लायबिलिटी अकाउंट से? तो वो पेमेंट नहीं है पर इस अकाउंट की नहीं है। यहां पे तो अक्रूवल्स आते हैं, उधार। तो अब मुझे पता लग गया मैंने उधार इतना सेटल किया। यानी अब सबसे पूछता हूं, मैंने सप्लायर और अदर्स को टोटलिटी में कितने पे किए? 4.5 मिलियन। ऑनलाइन जल्दी बताओ भाई, सप्लायर्स एंड अदर्स को टोटलिटी में पे किए हैं 4.5 मिलियन। आउट ऑफ दैट 4.5 मिलियन हाउ मच वी हैव पेड टू सप्लायर्स? 3.6 मिलियन। इसको हटा दिया। हटाने का मकसद क्या है? इस अकाउंट से पर्टेन नहीं करता, इस अकाउंट से पर्टेन नहीं करता, हटा दिया मुझे, क्योंकि एक्सपेंस निकालना है अदर्स वाला। ये तो एसेट के अगेंस्ट में पेमेंट थी। अच्छा फिर मैंने प्री पेमेंट को क्यों हटा दिया? इस अकाउंट से पर्टेन नहीं करता। चलें, जब हमने इन सबको हटा दिया तो ये आ गया 8 लाख रुपए। सही है जी। मैंने कहा कि भाई अब आप सर मुझे ये बता दें कि आपका क्लोजिंग बैलेंस ऑफ अदर पेएबल कितना है? तो हम यहां पर आए तो हमने कहा 350 है। तो आपके पास एक्सपेंस आ गया 6,50,000। अच्छा ऑल्टरनेटिवली एक चीज बता देता हूं, इधर देख लेना। ऑल्टरनेटिवली दोनों तुम लोगों के लिए ही है, अगर तुम जिस पे ऑप्ट करना चाहो। मैंने यहां पे बना दिया ट्रेड एंड अदर पेएबल। 7 अकाउंट बनाऊं तो क्या होगा? सही है जी। प्लीज सुनिएगा इधर। जी जी पूछें कुलसुम। इधर देखिएगा, ट्रेड एंड अदर पेएबल को मिला दिया, क्लोजिंग पे भी मिला दिया। इससे भी आपको कई चीजें और क्लियर होंगी। अब ये कितनी चीजों का अकाउंट है? अब प्लीज आप फोकस कीजिएगा। मुझे ये पता है कि ये अकाउंट परचेजेस की वजह से इंक्रीज होगा, मतलब वो एक्सपेंस नहीं है, वो एसेट है। मैंने क्या किया, यहां पे अलग से पार्क कर दिया। सही है। मैंने कहा चलो आ जाओ, अब पूरी पेमेंट रखते हैं यहां पे। पर पूरी पेमेंट में भी 1 लाख रुपए हटा के, पूरी पेमेंट में भी, क्योंकि 1 लाख रुपए प्री पेमेंट का है। तो मैंने क्या किया, 4.6 मिलियन में से माइनस कर दूं कितना जानी? 1 लाख।
अच्छा अब एक्सपेंस देखते हैं कितना आता है। छः 50, ये भी कितना था? देखो अगर ट्रेड एंड अदर पेबल का एक साथ अकाउंट बनाते ना और बैलेंसिंग फिगर निकालते डायरेक्ट, तो पता है क्या होता, आपको जो बैलेंसिंग फिगर मिलती है वो परचेजेस प्लस एक्सपेंस की मिलती। परचेजेस सेपरेटली पार्क कर दो तो एक्सपेंस अलग हो जाएगा। बात समझ आई? क्योंकि दिस परचेज इज नॉट अ एक्सपेंस, दिस इज अ एसेट एंड दैट हैज टू बी पार्क्ड इन स्टॉक अकाउंट। अब बात समझ आई? पक्की बात है ऑनलाइन वालों, जल्दी। 4.5 से लेस नहीं होगा ना बेटा? 4.5 से नहीं होगा, 4 पॉइंट, अच्छा लिख दिया, अच्छा ओके, ये गलतियां दिखा रहे हो मुझे, ये लो सही है, लिखा गलत है। अच्छा कुलसुम, कभी भी एक चीज याद रखना बच्चों, मार्जिन कभी भी टी अकाउंट में एडजस्ट नहीं होता। टी अकाउंट में जिस चीज, जो अमाउंट पे चीज आती है उसी अमाउंट पे जाती है। तो ये तो कॉस्ट का अकाउंट था ना, इन्वेंट्री का, यहां पे मार्जिन एडजस्ट होगा या सेल्स में जाएगा मार्जिन? सेल्स में जाएगा। सेल्स की बुकिंग में मार्जिन बुक हो चुका है, उसमें से आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हटाएंगे तो मार्जिन खुद बुक हो जाएगा, पर वो बुक कहां होगा? पीएनएल में, किसी डी अकाउंट में बुक नहीं होगा। क्लियर है? हाँ जी जल्दी बताओ भाई। अब ये समझा दो, क्या ये पूरा ओवरऑल मैकेनिज्म समझ आया? कि इसमें कॉम्प्लेक्सिटी ये थी जो मैंने रखी थी जानबूझ के, कि पेमेंट टू सप्लायर एंड अदर्स थे। सप्लायर की पेमेंट किसके अगेंस्ट में होती है? एक्सपेंस के या एसेट के? एसेट के। तो अगर आप यहाँ पे ट्रेड एंड अदर पेबल रख रहे हैं, दैट मीन्स कि इसमें ट्रेड के पैसे भी हैं और अदर पेबल भी हैं। तो अगर आप ऐसी दस्ती बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे ना, करके देख लें आप, अगर पूरी पेमेंट रख के प्रीपेड को हटा के बैलेंसिंग फिगर निकालें तो ये आ रही है। अब एक बेवकूफ बच्चा इसको क्या समझ लेगा? एक्सपेंस। जबकि ये जो है, ये वाली जो अमाउंट है, दो चीजों की है, परचेज और एक्सपेंस। तो आप परचेज को अलग कर लें, तो परचेज को जब मैंने अलग से पार्क किया तो बकाया क्या आ गया? एक्सपेंस आ गया। हाँ जी सर, मैं 15% मार्जिन समझ रहा था। नहीं 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 भाई, 15% मार्जिन मतलब सेल्स पे मार्जिन, सही है? हाँ भाई ये क्लियर है यहां तक? चलें जी, अब हम बनाते हैं प्री पेमेंट का अकाउंट। अब हम बनाते हैं सर प्री पेमेंट का अकाउंट। हाँ भाई ये तो आप बता दें, प्री पेमेंट का ओपनिंग कितना है? प्री पेमेंट का ओपनिंग आ गया 650, क्लोजिंग आ गया आपके पास 350। अच्छा जो आपने पे किया है वो यहाँ आएगा, एडवांस बढ़ जाएगा ना। तो हमने कहा कि भाई ये आप जो 1 लाख रुपये से आपने पे किए ना, वो यहाँ टिका दें। आपको क्या मिल गया? यानी 650 ओपनिंग था, एक आपने मजीद दिए पैसे प्रीपेमेंट के नाम पे, बचे इतने, तो बाकी क्या हो गया? ये आ गई हमारी बैलेंसिंग फिगर। दानिश कह रहे सर मार्जिन से डायरेक्टली जीपी निकल आता। हाँ बिल्कुल आ जाता, बिल्कुल आ जाता, पर बेटा मार्जिन से डायरेक्टली जीपी तो निकल आता मेरा मुन्ना, बट ये जो है ये वाला एक्सपेंस कहाँ से निकालता? प्रीपेमेंट का। और ये वाला 650, शॉर्टकट भी उतना लगाओ जितना लगे, सही ना? मार्जिन तो मैंने ही बता दिया कि 15% लगा दो सीधा आ जाएगा, पर अगेन आपको अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस तो चाहिए, उसके लिए नैनी केस आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा। सही है? सही है, रेंट एडजस्टेड नहीं होगा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में। नहीं देखो यही तो गलती है, यही तो गलती कर रहे हो भाई। मुझे एक बात बताओ, ये जो अदर पेबल से एक्सपेंस निकाला है, ये प्री पेमेंट्स के अलावा का एक्सपेंस है, ये अक्रूड एक्सपेंसेस है जिसके लिए मैंने पे। देखो अब देखो 3 तरीके की मैंने स्ट्रीम सिखाई है, अगर आप लोगों ने उसको याद करें, आप सुनिएगा, आप एनपीओ का लेक्चर रिकॉल करें अपना, मैंने आपको ये सिखाया था कि एक्सपेंसेस 3 तरीके के होंगे। उसी साल एक्सपेंस हुआ उसी साल पे हो गया, जिसको हम कहते हैं कैश एक्सपेंस। एक ऐसा होता है जिसके लिए एडवांस में पे किया था मैंने, वो एक्सपेंस हुआ, वो क्या हुआ? प्रीपेड। कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होंगे हो चुका है पे, नहीं किया, तो 3 स्ट्रीम्स है ना। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि 650 के एक्सपेंस के अंदर वो प्री पेमेंट वाला है? नहीं है, वो अकाउंट ही अलग है, ये अक्रूड एक्सपेंसेस है। वो प्री पेमेंट किस में कन्वर्ट हो रहा है? एक्सपेंस में।
पहले बताओ हारिस क्लियर है? दानिश कह रहे हैं सर ये तो जीपी के बाद लेस करना है ना। अबे तो भाई मेरे को प्रॉफिट चाहिए ना, तो जीपी के बाद लेस होना है तो निकालूंगा नहीं क्या? 4 लाख रुपए भी निकालूंगा, 650 भी निकालूंगा, तब जाके मेरा पीएनएल बनेगा। सही है। अच्छा भाई अब फोकस, पीएनएल खत्म नहीं हुआ, अभी तो बेड डेड एक्सपेंस निकालेंगे आप। अब मुझे बताएं जल्दी से, 2 मिनट दे रहा हूं, बेड डेड एक्सपेंस कितना आ रहा है फॉर द ईयर का? हाँ जी, चलें जी अभी देख लेते हैं। ये तो प्रोविजन का अकाउंट होगा ना, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, ओपनिंग और क्लोजिंग। हेलो, हाँ सर, मैं सर क्लास में। क्या बना? पता नहीं, आप बताएं, कोई रिपोर्ट आई है क्या? ओहो वाकई, फाइनली। चलें, आप कहें अभी आ जाए ना, आ जा मैं तो ये ख़त्म करा रहा हूँ। सही है, ओके। अच्छा भाई अब ये बताओ, ओपनिंग इतना था, क्लोजिंग इतना है, तो एक्सपेंस फॉर द ईयर आ गया 2 लाख रुपए। क्या ये भी पीएनएल में जाएगा? यस सर, बिल्कुल जाएगा। अच्छा अब आप आ जाएं, किस पे जी? पीपी जैसी बला है सवाल में? है बला है ऐसी? अच्छा मुझे एक बात बताएं, पीपी का ओपनिंग कितना आ रहा है? 3.5 मिलियन। क्लोजिंग आपके पास आ रहा है जानी 4.25 मिलियन। एडिशन है? कितनी लिखी हुई है? प्लांट वर्थ ₹1 मिलियन। गुड, ओके जी। अब आपने कहा कि सर आपके पास आ गया डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितने का? 2.5 लाख रुपए का। क्या ये भी आपके पीएनएल में जाएगा? डेफिनेटली जाएगा। चलें जी, अब अगर मैं सारे एक्सपेंसेस पे नज़र घुमाऊं तो सर ये एंट्री हो चुकी है, पेमेंट मेड टू सप्लायर हो चुका, प्लांट की परचेज हो चुकी, ये हो चुका, प्रोविजन हो चुका, तकरीबन सब हो चुका है सिवाय इंटरेस्ट और टैक्स पेएबल के। दो ही है ना, तो आपको एक्सपेंस तो निकालना होगा ना व्हाइल यू आर प्रिपेयरिंग अ पीएनएल, ऐसा ही है। तो आपने कहा भाई कि हम यहाँ पर 2 मजीद अकाउंट बनाते हैं। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं नीब। हाँ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी भी है, बिल्कुल सही कह रहा है बच्चा। अच्छा अब मुझे जल्दी से बताएं, यहाँ पे मैं इंटरेस्ट पेएबल बनाऊं अगर, तो इंटरेस्ट पेएबल का ओपनिंग कितना है? कितना है? 350। हमारे पास ये रहा 350 आया बस सर। अच्छा भाई हमें पेमेंट दी हुई है इंटरेस्ट की? कैश, ओके। हमने कहा कि भाई इंटरेस्ट पेड आ रहा है 145 का, एक्सपेंस आ गया ये प्लस ये माइनस ये 345, ये आ गया हमारे पास बैलेंसिंग फिगर। सर बेड डेट वर्किंग बता दें एक दफ़ा। ओके जी, देखो मरियम हमने बेड डेट की वर्किंग ऐसे की कि हमारा जो ग्रॉस रिसीवेबल हमने निकाला था उसका 5% ले लिया ओपनिंग और क्लोजिंग का, तो हमने कहा ओपनिंग के मुकाबले में क्लोजिंग इतना है, तो मजीद जो सेल इस बार पैसे फंस गए उस पर 5% का प्रोविजन ये जी। कौन सा? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ना मेरी जान, वो तो अलग से करेंगे ना, पीपी में थोड़ी ना आएगी वो। सही है, 2 अलग चीज़ें हैं। अच्छा भाई इंटरेस्ट पेएबल के बाद जल्दी बता दो, टैक्स पेएबल
ये आ गया हमारे पास टैक्स पेएबल। ओपनिंग टैक्स पेएबल बता दें भाई 5 लाख रुपए का, और ये आ गया हमारे पास 390। हमने कहा चलें सर ये भी डन। कैश कितना पे किया है, वो कैश फ्लो में दिया हुआ है, अच्छा खासा बना के दिया था तुम्हें कैश फ्लो, सही ना? तुम लोगों ने बोला कि भाई हमें इनडायरेक्ट से करना है, सही है। अच्छा अब मुझे बताओ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, अच्छा देखो इसमें अगर आपकी थीम बनी हुई और व्हाट इफ एग्जामिनर पूछे, देखो मैं तो ये बताता हूँ FAR 2 ऑडिट, सही है ना, और FAR 1 में पिछली अटेम्प्ट उठा के देखो कि ओपनिंग CWIP का कॉन्सेप्ट मैंने कराया था, आया था, तो वो नए सिनेरियोस पूछेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो ऐसा सवाल दे और आपको बोले यहाँ से वहाँ जाना है, पर उसके लिए यू नीड प्रॉफिट बिफोर टैक्स। आपने कितने सवाल किए हैं पास पेपर के जिसमें प्रॉफिट नहीं होता? 2-3 है ना, पर उसमें रिटेन अर्निंग से निकलता है। मैंने किससे निकलवाया है? टी अकाउंट से, वर्क बैक कर करके सोच समझ के कैसे कैसी चीज़ें आई होंगी, तो हो सकता है, सही है। चलें जी, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का ओपनिंग बैलेंस है कुछ? नहीं। कितने की परचेस की आईपी? सही है जी, क्योंकि ड्यूरिंग द ईयर लिखा हुआ है ना। क्या ये डेप्रिशिएट होगी? नहीं होगी। फेयर वैल्यू गेन कितने का है? 2.5 लाख रुपए का। चलें जी ये आ गया। क्लोजिंग आईपी कितनी आ गई? 750 की। बात क्लियर है? चलें अब ये सारी फिगर्स के बाद अभी भी देखो हमारे पास टाइम है, मैं आपको 10 मिनट दे रहा हूं, आप इनडायरेक्ट मेथड से इसको सॉल्व करें जल्दी से। पीएनएल तो बन गया ना, पक्की बात है, या यहां पे बना दूं पूरा? नहीं होगा तुम लोगों से, आ जाओ इधर। सेल्स पहले मैं बुक कर लेता हूं, देख लो जल्दी जल्दी। COGS बुक कर लेता हूं जल्दी जल्दी, कितनी आ रही है भाई? 1020। सिंपल है, अभी कुछ भी नहीं है, बाकी गेम इसमें कुछ बचा ही नहीं है। आपने कहा अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जल्दी बताओ कितने थे, देख के बताओ अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितने थे। सही है जी, पहले एक एक करके देखते हैं। एक तो 650 था, सही है जी। फिर आपने कहा 650 के अलावा आपका ये प्री पेमेंट से भी निकला था, कितना? 4 लाख रुपए। अच्छा फिर आपने कहा प्रोविजन फॉर बैड डेट्स भी बुक करूंगा, और फिर डेप्रिसिएशन भी बुक करूंगा इसके अंदर, ऐसा ही है। ये तो हो गया डन यहां पे, सही है। अब इसका सम कर लेते हैं एक एक करके। मैंने कहा कि भाई ऊपर सबसे पहले अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में 650 था, फिर कितना था प्रीपेमेंट का? प्रीपेमेंट का 4 लाख है, ओके। फिर 2 लाख क्या था? बैड डेट्स? नहीं मेरा ख्याल नहीं है, मतलब 650 था, 2 लाख, और हमारे पास 250 का डेप्रिसिएशन, और 2 लाख रुपए क्या बताया था तुम लोगों ने? बैड डेट एक्सपेंस। आई थिंक यही है, सम करके देख लो एक बार कैलकुलेटर पे, ये 4 का यही बनना चाहिए। ये आ रहा है? ये आ गया प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस है। चलें जी, इंटरेस्ट एक्सपेंस है कोई? कितना है जानी? 345। और इसको जब माइनस करूंगा, बल्कि इसमें अदर इनकम ऐड हो जाएगी, कौन सी? ये आ गया टैक्स एक्सपेंस, कितना है भाई? 340। प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, लॉस है? बात समझ आई जी? लॉस बिफोर टैक्स। अब इसको देख के इनडायरेक्ट मेथड से क्या बना के दो? कैश फ्लो। जल्दी ऑनलाइन मतलब पहले बताओ, ये क्लियर है? ये तुम्हारे सामने रख दिया भाई पूरा स्ट्रक्चर, ये लिख भी देता हूं, ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के ऊपर है। जल्दी बताओ बच्चों, क्लियर है?
अच्छा, यूजुअली आपको सवाल में ये दिया हुआ होता है, हमने ये सब निकाला है। अच्छा सॉरी, लॉस आफ्टर टैक्स, माजरत भाई। मेन चीज तुम्हें नहीं पकड़नी है फिगर, ये अंग्रेजी से ही करनी है कि आफ्टर बिफोर लिखा हुआ है तुमने। चलें, ओके, सॉरी भाई ये गलती से लिख दिया था। आप जल्दी से, हाँ ये कैश फ्लो इनडायरेक्ट से सही बना के देना है बिल्कुल। अब तुम्हें पूरा डेटा अवेलेबल है, ये रहा। अच्छा, कैश का ओपनिंग क्लोजिंग अगर नहीं है तो आप मुझे कैश इनफ्लो निकाल के देंगे या आउटफ्लो, बस दैट्स इट। क्योंकि ओपनिंग या क्लोजिंग मैंने इसमें दिया नहीं है, सही है। पर एक बात तो तय है, इधर देख लो, सब समझ लो मेरी बात। इसमें अगर आपने आंसर सही किया या नहीं किया, ये आंसर आपका मैच होगा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का। नहीं यही बात समझ, कैश फ्रॉम नहीं किया तो मतलब गलत है। फिर देखो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है ना, ये इससे मैच होना चाहिए। चलें जी, ये लें भाई, हम आते हैं सर से मिलके। चलें जी, हमने कहा भाई प्रॉफिट बिफोर टैक्स तो आ गया ही है। इसके बाद हम पार्क करते हैं एडजस्टमेंट्स, सही है जी। हमने कहा सर सबसे पहले डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। आपने कहा सर जो आपका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है वो मैंने ऐड बैक कर दिया। ऐड बैक क्यों किया? क्योंकि नॉन कैश एक्सपेंस है, रीजन लिखते रहते हैं साथ साथ। अच्छा भाई, डेप्रिसिएशन के अलावा आपने कहा इंटरेस्ट एक्सपेंस को ऐड बैक कर दें, क्योंकि एक्सपेंस होना अलग बात है, पेमेंट होना अलग बात है। तो हमने एक्सपेंस को सिर्फ इसलिए ऐड बैक किया क्योंकि हम पूरी पेमेंट नीचे से माइनस कर देंगे, अदरवाइज कितनी बार हो जाएगी? 2 बार। तो हमने कहा कि एक्सपेंस होना अलग बात एंड पे होना अलग बात। चलें जी, इंटरेस्ट एक्सपेंस के अलावा टैक्स एक्सपेंस को ऐड बैक करूं? नहीं, क्योंकि आपने शुरू कहां से किया है? बिफोर टैक्स से, बिफोर टैक्स से। अच्छा भाई, बैड डेट एक्सपेंस वो कितना था भाई? 2 लाख रुपए, ऐसा ही है। तो ये आपके पास आ गया नॉन कैश एक्सपेंस। गेन ऑन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, ये 2.5 लाख रुपए आपने माइनस कर दी है। आई थिंक ये सारी एडजस्टमेंट्स कराने के बाद आपने कहा कि सर हम यहां पे पार्क करेंगे वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अच्छा, वर्किंग कैपिटल चेंजेस के अंदर, वर्किंग कैपिटल चेंजेस के अंदर हम सवाल में गए, हमने कहा सर सबसे पहले आपके पास आ रहा है इन्वेंट्री, प्री पेमेंट्स और रिसीवेबल। हमने कहा यहां पे लाइन से हम लिखते हैं इन्वेंट्री, प्री पेमेंट्स और रिसीवेबल्स। पर रिसीवेबल्स हमें यहां पे लेने होंगे ग्रॉस। अच्छा, इन्वेंट्री को अगर मैं देखूं तो इन्वेंट्री मेरी जो है वो इंक्रीज हो रही है। इंक्रीज होती है तो क्या करते हैं? माइनस करते हैं। क्यों? एक्सपेंस नहीं हुआ, गलत। इन्वेंट्री के इंक्रीज होने का मतलब यह है कि मैंने खरीदी ज्यादा है, यूज कम की है, सही है जी। तो जो यूज, पैसे ज्यादा चले गए मेरे पास से और पीएनएल में सीओजीएस कम है, तो मैं मजीद माइनस करूंगा ताकि कैश के इक्वल आ जाऊं। ये आ गया प्री पेमेंट्स। ऐसा ही अब आपके पास प्री पेमेंट्स आ रही हैं ऊपर बैलेंस शीट के अंदर। ये आपका क्या हो रहा है भाई? डिक्रीज हो रहा है, एड बैक हो गया। और प्री पेमेंट्स के डिक्रीज का एड बैक होने का मकसद ये है क्योंकि इसका कोई कैश आउटफ्लो नहीं है, सिर्फ एक्सपेंस में कन्वर्ट हुआ है, तो हमने क्या किया? एड बैक कर दिया। ऐसा है। चलें जी, रिसीवेबल्स, ग्रॉस अगर देखूं मैं, क्योंकि मैंने निकाले हुए हैं यहां पर,
तो ग्रॉस रिसीवेबल मेरे हो रहे हैं इंक्रीज, तो मैंने कहा ये 4 मिलियन ले लिया यहाँ पे। अच्छा, आपने कहा ट्रेड पेएबल ले लो। ट्रेड पेएबल आपके पास सवाल के अंदर इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है, तो आपने ऐड बैक कर दिया, क्योंकि आपने कहा एक्सपेंस हो गया, पे नहीं किया। आपने कहा अदर पेएबल, अदर पेएबल पे आ जाओ भाई। अदर पेएबल आपने कहा ये डिक्रीज हो रहा है, तो आपने पिछले साल की पेमेंट इस साल की होगी, जबकि एक्सपेंस कम होगा। अच्छा, ये सारी चीजें करने के बाद अब हम एक लुक ले लेते हैं कि क्या यहाँ पे और कुछ बचता है। नहीं, कोई वर्किंग कैपिटल नहीं बचता। तो आपने सर पीपी का परचेज क्यों नहीं लिया यहाँ पे? वो इन्वेस्टिंग में जाएगा। जब मैंने इन सबको एडजस्ट किया तो ये 3.5 मिलियन आ गया। सही है, 3.5 मिलियन आ गया। हम सवाल में गए, सही जी, यहां पे देखें ये कितना आ रहा था, 4 मिलियन। कितने का फर्क आ रहा है? 5 लाख रुपए का। देखो ना यहाँ पे ये क्या था, कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर था ना, ऐसा ही है। अब वो बताता हूं क्या था। यहां पे आपने, क्योंकि बैलेंस शीट में एक चीज नहीं दी हुई, वो चीज क्या थी, रुकिएगा, एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स, वो कितना है, 5 लाख रुपए। नहीं है ये बात समझ? देखो वापस से भाई, मैं कह रहा हूं आपके पास एडवांस फ्रॉम कस्टमर था ना, पहली रिक्वायरमेंट रीड करो, आ जाओ। फर्दर इंफॉर्मेशन में क्या लिखा हुआ था, कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स रिप्रेजेंट कैश रिसीव्ड इन एडवांस फॉर द अमाउंटिंग टू ₹5 लाख। यानी हम कह रहे हैं कि भाई कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स, सही है, रिप्रेजेंटेशन बता रहा है, यही उसके अंदर आ रहा है। तो ये एडवांस भी तो मिला था ना। अब मैं आप सबसे पूछता हूं, जो एडवांस मुझे मिलता है क्या वो मेरी सेल में शामिल होता है? नहीं होता ना। तो जब एडवांस मेरी सेल में शामिल नहीं होता तो मैं वर्किंग कैपिटल में उसको ऐड करूंगा ना। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, ऐड किया, क्योंकि ये जो बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट दिए मैंने उसको मैंने जानबूझ के यहाँ पे पार्क नहीं किया था, वरना पता है यहाँ पे आ रहा होता ही है एडवांस फ्रॉम कस्टमर के अंदर, तो वैसे भी आप ऐड करते हो उसको, क्योंकि लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है ना। हाँ जी, ऑनलाइन में तो पहले बताओ, ये बात क्लियर है जल्दी से। अब देखो ये ऑल टुगेदर 4 मिलियन, ऊपर वाले 4 मिलियन से देखो सवाल में मैच हो गया। अब आपने कहा कि सर यहां से आपने इंटरेस्ट पेड माइनस कर दिया, और इंटरेस्ट पेड माइनस करने के लिए आपको मेहनत की नीड ही नहीं करनी, सवाल में भी गिवन है, और टैक्स पेड। जब हमने इसको नेट किया तो ये आता है, इसमें से ये माइनस करके कैश फ्रॉम ऑपरेशंस, ये भी ये आ रहा था, पर वो था डायरेक्ट मेथड, ये है इनडायरेक्ट मेथड। तो हाँ, अब आई कैन से कि इफ यू वांट टू रिवाइज योर कैश फ्लो तो आपके लिए सारे कॉन्सेप्ट खोल देगा। सही है, तो ये है। इसके बाद इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ये पीपी उसमें से माइनस हो जाएगा, उसमें कोई मुश्किल बात नहीं है, और इसमें बस फाइनेंसिंग एक्टिविटीज नहीं है जो मैंने नहीं रखी जानबूझ के। हाँ जी, यहां तक कोई मसला है इसमें? थोड़ा सा समझ आया कि सवाल कैसा आ सकता है? हाँ जी, ऑनलाइन में तो जल्दी बताओ। आज मैं पे 2 सवाल दे दूंगा और कैश फ्लो के प्रैक्टिस के लिए घर से, सही है, वो मैं दे देता हूँ, बट वो इस नौयत के नहीं होंगे। ये आप घर पे जाके एटलीस्ट एक बार फिर कीजिएगा, ताकि आपको सोचने का तरीका डेवलप हो। सही है जी। इसमें एक चीज़ रह गई है आपकी, रेशियोज इस सवाल के अंदर। अच्छा, मुझे खाली लिक्विडिटी बता दो इसमें, ताकि मैं थोड़ा सा तसल्ली में आ जाऊं। लिक्विडिटी रेशियो के लिए आपको करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज भी करना होता है। करंट रेशियो हो गया ना, तो अगर मैं सिर्फ आप लोगों के लिए यहां पे सिर्फ करंट रेशियो एक बार निकाल के देख लूं, अभी बिल्कुल पीडीएफ भेज देंगे आपको। इधर देखो भाई, करंट रेशियो निकालना है। करंट रेशियो के लिए मुझे क्या चाहिए, पहले आप निकाल के बताओ, देखो क्या निकालते हो जल्दी से, करंट रेशियो निकाल के बताओ।
वो भी देता हूँ। करंट एसेट्स ये आ रहे हैं भाई 26750 क्लोजिंग। बिल्कुल मैं कर दूंगा। हाँ भाई, करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज 1.75 का रेशो आ रहा है। करंट एसेट्स ओवर करंट एसेट्स में मैंने करंट लायबिलिटीज में मैंने 5 लाख रुपए भी ऐड कर दिया ना, वो एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स लायबिलिटीज भी आएंगी ना। और इसमें मैंने जो प्रोविजन फॉर बैड डेट से क्लोजिंग वो ऐड कर दिया ना, ग्रॉस रिसीवेबल। सही है, ये आ गया। अब अगर मैं क्विक रेशियो देखूं, स्टॉक के साथ प्री पेमेंट्स भी माइनस होगा बाबू। तो आपने कहा ये इन्वेंट्री आ गई, सही है, ये रिसीवेबल्स आ गए, और आपने कहा इन्वेंट्री क्यों ले रहा हूं मैं, ये आ गया हमारे पास। हाँ भाई, क्या क्या माइनस करें जल्दी बताओ। इन्वेंट्री प्री पेमेंट दोनों क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। हमने कहा भाई अब रिसीवेबल ले लिया हमने और हमारे पास कुछ और बचता ही नहीं है, तो हमने कहा मैं खाली यहाँ पे प्रोविजन फॉर बैड डेट्स का जो अमाउंट है मेरा वो ये रहा, ये आ गया। और करंट लायबिलिटीज विल रिमेन सेम। अभी भी हम 1 से ऊपर हैं, ऐसा है, अभी भी हम 1 से ऊपर हैं। तो जब 1 से हम ऊपर हैं दैट मीन्स कि दिस इज शोइंग अ गुड पिक्चर और बैड पिक्चर, बिकॉज फॉर एवरी 1 रुपी ऑफ लायबिलिटी वी हैव 1.37 ऑफ करंट एसेट्स। इसको हम कहते हैं टाइम्स के अंदर। क्या मैं अपनी लायबिलिटीज अगर इमीडिएटली ड्यू हो जाएं, क्या सेटल करने के कगार पे होता हूं? यस। अच्छा, इसमें क्योंकि कैश अभी मैंने बैलेंस नहीं दिया हुआ तो मैं इसी डेटा पे निकाल रहा हूं फिलहाल, वरना कैश भी होता ऑब्वियसली, लिक्विडिटी में तो सबसे ज्यादा वही होता है। सही है अब्दुल, बिल्कुल होगा कैश। सही है। करंट लायबिलिटी बता दूं, देखो करंट लायबिलिटी के अंदर क्या क्या आ रहा है भाई। करंट लायबिलिटी के अंदर देखो ये सारी चीजें आ रही हैं अनीप, ये रही आपके पास इंटरेस्ट पेएबल, टैक्स पेएबल, ट्रेड एंड अदर पेएबल और 5 लाख रुपए का एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स। सही है, तो ये आ गई करंट लायबिलिटीज। सही है जी। अच्छा, आप ये जो है डेटर डेज भी निकाल सकते हैं, डेटर डेज। अच्छा, डेटर डेज निकालने का तरीका ये होता है कि भाई आपने जो अपनी सेल्स है, अब आपको सेल्स पता है, आपने अपने रिसीवेबल को रखा ऊपर, टोटल रिसीवेबल्स को। सही है, आपने कहा प्रोविजन कहाँ गया भाई हमारा, ये रहा, आपने टोटल रिसीवेबल्स को रखा ऊपर, डिवाइडेड बाय कर दिया सेल्स, ऐसा ही है। पर सेल्स कौन सी, टोटल या क्रेडिट? क्रेडिट सेल्स, वेरी गुड। हमने कहा कि भाई हम यहां पर आए, हमने सेल्स ये निकाल ली क्रेडिट, इसको हमने मल्टीप्लाई कर लिया 365 से। तो खैर ये तो खैर बड़ी अनरियलिस्टिक वो आ रही है कि भाई हमारे पास ये पैसे कितने दिनों में रिकवर होते हैं, 658 डेज में। क्योंकि नहीं, ये देखो ना, यहाँ पे ये बता रहा है कि आपके रिसीवेबल्स देखो कितने बल्क हुए हैं। अभी क्लियर पिक्चर सामने आएगी ना। देखो ये एनालिसिस तो यही है ना, 19 मिलियन के रिसीवेबल आपके जमा हुए हैं, जबकि आपकी सेल्स कितनी है, 11 मिलियन की ना। मतलब आप ये देखें कि जो 11 नहीं, इसमें मैं तुम्हें एक चीज सिखा रहा हूं, उसमें बिल्कुल सीरियसनेस के साथ, कि जो सेल्स फॉर द ईयर है ना आपकी क्रेडिट सेल्स, इसका मतलब ये है कि पुराने रिसीवेबल ऐसे हैं जो कि बैड डेट की कगार पे पहुंच चुके हैं।
एनालिसिस ये होते हैं, हम जब मैं ऑडिट कर रहा होता हूँ फर्म्स में तो मैं ये स्पेसिफिकली चेक कर रहा होता हूँ, भाई मुझे बताओ ये रेशियो जब आया ना ये मेरे पास, तुम लोगों के लिए एक सिर्फ नंबर है बट ये एक एनालिसिस है। भाई मुझे बताओ 658 का आने का मतलब समझते हो कि मैं हर साल जो सेल कर रहा हूँ उसमें से पैसे नहीं मिल रहे मुझे। तो आप बोलेंगे, आपका सवाल होना चाहिए तो सर ये क्या मिले हैं, ये वाले ये भी मिले हैं ना, मतलब ये कि जो पुराने पैसे हैं ना वो फंसे हुए हैं, जिस वजह से ये डेज क्या आ रहे हैं, ये रिस्क आपका बढ़ा देते हैं। बात समझ आई? तो ये रेशियोज कम कब आएगा, जब आपके रिसीवेबल सेटल होते रहेंगे। तो फॉर द ईयर की सेल्स में से फॉर द ईयर का सेटल हो जाना डजंट इंडिकेट अ गुड पिक्चर। आप देखिए पिछला मिला या नहीं मिला, तो ये डेज जो इतने सारे आ रहे हैं ना, तो ये बता रहे हैं कि 658 डेज से ये पैसे फंसे हुए हैं। तो क्या इसको रखना चाहिए, राइट ऑफ करना चाहिए, राइट ऑफ करना चाहिए। तो यू कैन राइट इट इन योर कमेंट्री एज वेल कि outstanding days are highly significant. This indicates that the company is not able to recover its receivable since long, and days are 658 days. बात समझ आई? तो ये आप खुद देखें ना, अंदाजे नंबर्स बता रहे हैं कि आपने जितनी सेल्स की है, पुराना रिसीवेबल आप ये देखें। अभी अगेन रिसीवेबल के अकाउंट को देख के भी मैं बता सकता हूं तुम लोगों को। ये देखो 17 मिलियन का ओपनिंग था, जो आपने फॉर द ईयर की सेल्स की उसमें से भी कितने मिले, 7.6 मिलियन। मतलब बकाया पिछले साल से कैरी फॉरवर्ड होते हुए आ रहे हैं, यानी पिछले 17 मिलियन तो भूल जाओ, वो तो अभी रिसीव नहीं हुए। तो हम बीइंग अ मैनेजमेंट पर्सन या बीइंग एन ऑडिटर या बीइंग एन इवैल्यूएटर, अगर मैं बैंक को मैं लोन दे रहा हूं तो मैं बैंक वाला होने के नाते लोन, देखो एक बच्चा देखेगा ना, वो बोलेगा यार इसकी लिक्विडिटी पोजीशन अच्छी है क्योंकि उसने सिर्फ करंट रेशियो क्विक रेशियो को देखा है। प्लीज मेरी बात को समझिएगा, ये मैं एनालिसिस सिखा रहा हूं क्योंकि ये बड़ी अहम है आपके एक पेपर के अंदर। भाई आप करंट रेशियो क्विक रेशियो को देखोगे, आप बोलोगे पोजीशन अच्छी है। अभी हमने क्या कहा कि कंपनी हैज द एबिलिटी टू सेटल इट्स लायबिलिटी 1.73 टाइम्स या 1.37 टाइम्स, ऐसा है। बट वो 1.37 टाइम किस वजह से आ रही थी, रिसीवेबल की वजह से। और रिसीवेबल आपके फंसे हुए, ये आपको कैसे पता लगा, डेज निकाल के। तो पहले बताओ अंदाजा समझ आया कि ये पैसे आपके पुराने फंसे हुए हैं जो कि रिकवर। तो आप अगर लैंडर हैं बैंक, बीइंग अ बैंक, आप अगर कंपनी को पैसे देंगे, नहीं देंगे ना, क्यों? तो वो तो बोलेगा मेरा करंट रेशियो क्विक रेशियो अच्छा है। तो आप ये उसको समझाएंगे प्रैक्टिकलिटी के साथ कि आपका करंट रेशियो अच्छा है इसलिए क्योंकि करंट एसेट्स फजूल में इंक्रीज हो रहे हैं। आप आज उस पर बैड डेट बुक करें, आप आज उस पर बैड डेट बुक करें, आपको फिर बताता हूं मैं। बात समझ आई? तो अच्छा खुद सोचो, जैसे ही राइट ऑफ हो गया, आप इसमें समझे 15 मिलियन नहीं मिलेगा, आप इसमें समझे 15 मिलियन। मैं आपको उसको सोचने का तरीका सिखाता हूं, खाली एक नजर इधर देखना। मैं यहां से हटा दूं सिर्फ 15 मिलियन, सही है? कितना हो गया, 0.77 हो गया। मैं यहां से भी हटा दूं, प्लीज इधर देखिएगा, क्या इसकी पेइंग कैपेसिटी है? यानी समझने की बात यह है मेरे बच्चों के, ये अपने सप्लायर्स को भी नहीं पे कर सकता क्योंकि जो रिसीवेबल आप सोच के बैठे थे ना वो कभी आने ही नहीं है, वो कभी। और मैं तुम्हें ऑडिट की वैसी एक बात बता दूं, जब मैंने ऐसी चीज एक जगह पकड़ी थी तो ये बात समझ आई थी कि उसने फेक सेल्स बुक की हुई थी, यानी रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट। रिसीवेबल डेबिट वो रिसीवेबल को जमा किया जाता जबकि वो रिसीवेबल कभी थे ही नहीं। तो वो मैंने यहाँ से पकड़ा था, डेज से। मैंने कहा मुझे बताओ कौन है ये, और मैंने पकड़ा। डिटेक्ट कैसे किया, मैंने कंफर्मेशंस भेजी। मैंने कहा तुम्हारा कस्टमर है ना, मैं खत लिखता हूँ उसको, ऑडिटर के पास पावर होती है ना। मैंने खत लिखे, वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं आया क्योंकि वो था ही नहीं। बात समझे? तो खैर आई विल नॉट कोट द नेम क्योंकि ये तो मेरी स्ट्रेटेजी होती है। बट खैर पहले बताओ गेम समझ आया? मतलब दीज आर एनालिसिस। तुम लोग गड्ढा लगा के बैठे हो कि करंट एसेट ज्यादा है तो सोचने का तरीका डेवलप हुआ, पक्की बात है। ऑनलाइन तो जल्दी बताओ, जल्दी से सोचने का तरीका डेवलप हुआ, दैट हाउ टू थिंक अबाउट इट, जल्दी से। बेहतरीन हो गया जी। हाँ बिल्कुल लिख सकती है, बट पेएबल पे तब, क्योंकि कोई बंदा कोई बेवकूफ तो नहीं होगा ना पेएबल बिला वजह बुक करेगा, सही है। खैर पहले बताओ ये बात समझ आई? मैं यहां पे लिख देता हूं, दिस शोज दैट वेरी लॉन्ग आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस हैव बिकम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड एंड हैज टू बी, हाँ भाई,
which will ultimately impact the current and क्विक रेशियो। जो आपको कमेंट्री लिखने की होती है ना, वो ऐसी चीजें होती हैं। आप लोगों ने रट्टा लगा लिया। मैं उस दिन देख रहा, बच्चा मुझे लिख रहा है कि सर वो एक पेज पे लिख के दे दें कि क्या लिखना है। अब भाई क्यों लिख के दे दूं, क्या लिखना है, दिमाग चलाओ। सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करता है। आई कैन नॉट टेल एवरी सिचुएशन इन अ सिंगल पेज। तो बेवकूफ बनने से अच्छा है इंसान के बच्चों की तरह समझ लो। लॉजिक क्लियर हुई? सही है ना? अभी अगर मैं बोलूं कि डेज अभी करंट रेशियो क्विक रेशियो है तो तुम्हें बेहतरीन लग रहा है, बट इसके अंदर ऐसा भी तो हो सकता है कि बल्क हो रही हो चीज़ें और वो रिकवर ना हो रही हो। तो अगर वो राइट ऑफ कर दो तो तुम्हें असल पोजीशन पता लग जाएगी। क्लैरिटी है? रिसीवेबल नेट ले लो, मैंने यहाँ पे ग्रॉस लिए, मैं नेट ले लो, आप ये लो। इसको मैं हटा दूं अगर 106 को, ये बढ़ गया। सही है? क्लियर है? हमने नेट ले लिया। नेट ही लेते हैं। अच्छा, नेट लेने का रीजन भी बता देता हूं। नेट इसलिए देते हैं क्योंकि आप एंटिसिपेटेड जो नहीं मिलेंगे उसको हटा देते हैं। सही है? चलें, इसको मैं दे देता हूं, आप इसको फिर एक बार घर जाके प्रैक्टिस कीजिएगा, इसमें बकाया रेशियोज निकालिएगा, फिर डिस्कस कर लेंगे। सही है जी? मिलते हैं जी अगली क्लास में। अल्लाह हाफ़िज़। प्रीपेड, अच्छा भाई जल्दी बताओ, बच्चा पूछा है प्रीपेड रेंट क्विक रेशियो में क्यों नहीं इंक्लूड। बेटा प्रीपेड के अगेंस्ट में पैसे मिलेंगे या एक्सपेंस होगा? एक्सपेंस होगा। तो दैट इज नॉट अ लिक्विड एसेट। सही है?